Okay, so when we are talking about the bank reconciliation statement, already we have seen with the cash book. Okay, cash book with कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम या कैश बुक विद बैंक कॉलम ओनली मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद रहेगा तो कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैश बुक के कैश कॉलम में सब कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और बैंक के कॉलम में जो भी ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक हुए हैं वो सब रिकॉर्ड होते हैं। बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सभी बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड होंगे, ओके, सो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, कैश बुक के बैंक कॉलम में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं कि जहां पे भी बैंक से थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब किसी को चेक दिया, किसी से आया हुआ चेक डिपॉजिट किया, वो सभी ट्रांजेक्शन हम लोग बैंक कॉलम में लिखते हैं। नाउ हम लोग अपने यहाँ पे बैंक का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 10,000 रुपीज बैंक में है, सो दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय बैंक। अभी बैंक कहाँ पे रिकॉर्ड करती है? बैंक करती है पासबुक में रिकॉर्ड। हम लोग अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, वैसे बैंक कहाँ पे रिकॉर्ड करती है? बैंक रिकॉर्ड करती है पासबुक में। कहाँ पे रिकॉर्ड करेगी बैंक? पासबुक में, राइट। सो बैंक पासबुक में, इसलिए आप लोग जाते हैं ना बैंक से पासबुक भरवाने के लिए। अभी नॉर्मल हम लोग घर की बात करें तो हमारे घर में जो भी पासबुक है, जितना पैसा डिपॉजिट करता है, तो मैं जितना बोल रही बैंक में उतना पैसा मेरे पासबुक में मेरे बैंक के हिसाब से रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हमेशा बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, जैसे किसी को चेक दिया, किसी से चेक लिया, राइट, किसी कस्टमर को पैसा दिया, किसी सप्लायर को पैसा दिया, किसी कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया। एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर देयर, और ये एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से किसी एक दिन पे नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता रहेगा तो चेक क्लियरिंग का प्रोसीजर कैसे रहता है, अभी भी वो प्रोसीजर करना पड़ता है, इमीडिएटली किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। जैसे अगर मुझे किसी का चेक मिला और मैंने वो बैंक में डिपॉजिट किया, राइट, अगर मिला हुआ चेक मैं बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ तो वो चेक डिपॉजिट करने के बाद वो क्लियरिंग के लिए जाएगा। मतलब जहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैंक रिकंसिलेशन, सॉरी, जहाँ पे हम लोग देखते हैं मिला हुआ चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो अगर डिपॉजिट करने के बाद अगर हम लोग उसको, वो चेक को क्या किया जाता है, बैंक क्या करेगी, फिर देखेगी कि जिस बैंक से वो चेक आया है, सपोज मैंने डोंबिवली नागरिक सहकारी पे चेक डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक है एचडीएफसी का, मतलब चेक है एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी बैंक में जिस पर्सन का अकाउंट है वहां पे पहले चेक किया जाएगा कि उसके अकाउंट में उतना पैसा है या नहीं है, और फिर उसके हिसाब से दोनों बैंक के बीच में पहले ट्रांजैक्शन होगा और फिर मेरे अकाउंट में वो पैसा जमा होगा। सो इन सभी इसे बोलते हैं चेक क्लियरिंग प्रोसेस, और इसको कुछ टाइम लगता है, राइट, इसको कुछ टाइम लगता है, और ये जो टाइम है वो 2 या 3 दिन का हो सकता है। अगर सेम बैंक का चेक है तो 1 दिन में हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग बैंक का चेक मैंने दूसरे ही बैंक में डिपॉजिट किया तो इट विल टेक 2 और 3 वर्किंग डेज। सो अगर ये ट्रांजेक्शन समझो, मुझे 30 मार्च को चेक मिला और मैंने 30 मार्च को बैंक में भरा चेक 10,000 का, तो मैं क्या बोलती हूँ कि मैंने 10,000 का चेक बैंक में भरा है तो मेरा बैलेंस बढ़ना चाहिए 10,000 से। लेकिन मिस लेकिन बैंक में जब तक वो क्लियर नहीं होता है, मिस करते हैं हम लोग। सो हम लोग देख रहे थे चेक क्लियरिंग प्रोसीजर। ओके, सो चेक क्लियरिंग प्रोसीजर का जब हम लोग बात करते हैं तो 2-3 दिन लगते हैं। तो मैं बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ मेरे बैंक में उतना पैसा है, लेकिन मेरी बैंक क्या बोलेगी, नहीं नहीं, मेरे पास आपका तो कोई चेक तो क्लियर हुआ ही नहीं है। सो डिफरेंस हुआ ना। अभी आपको क्वेश्चन आएगा ये सब करने की क्या जरूरत है, 2 दिन के बाद तो चेक डिपॉजिट होने ही वाला है, पैसा मिलने ही वाला है। ईयर एंड होता है 31 मार्च को, एंड 31 मार्च का जब ईयर एंड होता है तब हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है। तो जब ऑडिट होगा तो ऑडिटर विल आस्क द क्वेश्चन कि कैश बुक में आप जो दिखा रहे हो बैलेंस वो, एंड पासबुक में आपका पासबुक जो बैलेंस दिखा रहा है उसमें डिफरेंस क्यों है।
इसके लिए आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अगर वो आप नहीं बनाते हो तो इट इज कंसिडर एज फ्रॉड, क्योंकि आप बोलते हो अलग अमाउंट और आपके बैंक में तो अलग अमाउंट दिख रही है। तो ऑडिटर विल मार्क अ क्वेश्चन, ऑडिटर जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए आएगा वो क्या बोलेगा आपको कि आपके अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। सो इसलिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। सो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाना पड़ता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर पासबुक and balance as per cash book. Okay, at the end of the specific period, एका स्पेसिफिक पिरियड मध्ये मग ते at the end of the month काढू शकतो आपण, at the end of the week काढू शकतो, at the end of the year काढू शकतो, depends upon the requirement. After a specific period there is a difference between balance as per cash book and balance as per passbook. So to reconcile them, bank reconciliation statement is prepared. Okay, this is the definition of bank reconciliation, matlab meaning of bank reconciliation. Now let us see why there is a difference between balance as per cash book and passbook. What are the reasons? तो पहला है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। अभी डिफरेंस ड्यू टाइम मतलब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे मैंने किसी को चेक दिया है, ओके, मैंने किसी को चेक दिया है तो मैं क्या करूंगी, मेरे बैंक मेरे कैश बुक में दिखाऊंगी, बैंक कॉलम में मेरे पास से पैसा गया। समझो मैंने 5000 से चेक 5000 का चेक दिया, राइट। तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास से पैसा गया। अभी वो पर्सन ने वो चेक, बैंक पैंडेमिक सिचुएशन है, वो पर्सन घर से बाहर निकला ही नहीं अभी तक, तो उसने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, वो चेक बैंक डिपॉजिट ही नहीं किया। अगर उसने वो चेक अपने बैंक पे डिपॉजिट नहीं किया, करेक्ट, तो वो चेक मेरे बैंक पे क्लियरेंस के लिए आएगा नहीं, मेरे बैंक से पैसा कटेगा ही नहीं जब तक वो चेक बैंक पे डिपॉजिट नहीं होगा। सो मैं बोल रही हूँ मेरे पास 10,000 से 10,000 रुपया गया, लेकिन मेरी बैंक क्या बोलती है पासबुक के हिसाब से, किधर गया, आपका कोई भी चेक अभी तक नहीं आया। सो बैलेंस में डिफरेंस दिखेगा ना। मेरा बैलेंस कैश बुक में मैं बैलेंस जो मेंटेन करती हूँ उसमें 10,000 कम दिखेगा, वेर एज बैंक में वो अलग दिखेगा। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर। बैंक में मैंने चेक डिपॉजिट किया 30 मार्च को, अभी जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था वही 30 मार्च को मैंने डिपॉजिट किया, लेकिन 31 मार्च तक वो क्लियर नहीं हुआ और हम लोग 31 मार्च का BRS निकाल रहे हैं। सो इसका मतलब मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ मेरा बैलेंस बढ़ गया 5000 से, 5000 का चेक डिपॉजिट किया तो, लेकिन मेरी बैंक बोलती है अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो आपका बैलेंस नहीं बढ़ेगा। सो दोनों के इसमें अमाउंट में डिफरेंस आएगा। मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 5000 रुपीज है, बैंक बोल रही है अभी तक नहीं आया वो पैसा, तो डिफरेंस आया ना। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक, कौन से, देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी देखो मेरे पैसे जो बैंक में रहते हैं, करेक्ट, उसके ऊपर बैंक मुझे क्या देती है, यस, बैंक मुझे देती है इंटरेस्ट। ओके, बैंक मुझे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। और ये इंटरेस्ट बैंक मुझे कैश में तो नहीं देगी, मेरे अकाउंट में जमा करेगी। और जब ये जमा करेगी वो मुझे कैसे पता चलेगा, या तो मुझे SMS आएगा या फिर मैं मेरा पासबुक चेक करूंगी तभी मुझे पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की, अरे हाँ हाँ बैंक ने मुझे ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया या ये साल का इंटरेस्ट बैंक ने मुझे दिया है, करेक्ट। और ये बैंक क्या करती है, हम लोग अपना बैलेंस डेबिट में दिखाते हैं, बैंक उल्टा एंट्री करती है। तो बैंक इंटरेस्ट हमें देती है तो हमारे अकाउंट में क्या करती है, क्रेडिट करती है। अगर हमें इंटरेस्ट मिला है, राइट, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है तो हमें इंटरेस्ट मिला है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। लेकिन कब करूंगी मैं डेबिट, जब मुझे पता चलेगा कि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है तभी मैं डेबिट करूंगी ना। और इंटरेस्ट बैंक मुझे बताए बिना ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, मुझे कुछ भी अभी तक मालूम नहीं है। तो अगर मुझे आई एम अननोन अबाउट इट, म्हणजे मला ते जर माहित नसेल, अगर मुझे वो मालूम नहीं है तो उसका एंट्री मैंने नहीं किया है, सो बैलेंस में डिफरेंस आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, देखो कभी कभी मैंने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, यानी मेरे जो इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है मैंने या मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर मुझे मिलता है डिविडेंड, और बार बार मुझे वो डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए जाने के लिए टाइम नहीं है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि मेरा अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट मेरे इन्वेस्टमेंट पे आता है तो मेरे अकाउंट में जमा कर दो उसको। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट बैंक ने वो किया,
मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, वो बैंक ने मेरे अकाउंट में लिख दिया, बट मुझे मालूम ही नहीं ना ऐसे कुछ है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, ऑटोमेटिकली जमा हो गया मेरे बैंक में और मुझे वो मालूम ही नहीं है। तो मैं पासबुक में एंट्री हुआ उसका, बैंक में एंट्री हुआ, लेकिन मेरे पास एंट्री नहीं हुआ, सो बैलेंस में डिफरेंस आएगा। ओके, देन बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी बैंक मेरे लिए इतना सब कुछ काम कर रही है, तो बैंक मेरे से कुछ चार्जेस भी लेगी, या कभी कभी मैं बैंक से ओवरड्राफ्ट यानी जरूरत से ज्यादा पैसा उठाती हूँ, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी और मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के लेगी। ओके, बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट, इसके लिए बैंक मेरे पास से पैसा निकाल के लेगी, वो मेरे अकाउंट से डायरेक्टली ले लेगी, राइट। लेकिन वो मुझे जब तक नहीं मालूम होता है पासबुक से, तब तक मैं मेरे कैश बुक में एंट्री नहीं करूंगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, देन डायरेक्ट पेड बाय पेमेंट्स बाय द बैंक। अगेन मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए, मेरे मोबाइल के बिल है, मेरे इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, ये आपको मालूम है ना, ये फैसिलिटी रहता है। अगर मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखूंगी तो मेरे मोबाइल बिल, मेरे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होता जाता है। तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि हर बार, क्योंकि अगर मैं बहुत व्यस्त हूँ तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा बिल आया क्या, मुझे पेमेंट किया क्या, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो मेरा जो बिल है डायरेक्टली बैंक के पास जाएगा और बैंक से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन वो मुझे जब भी पता चलेगा तभी मैं एंट्री करूंगी, तो बैंक में उसका एंट्री आ गया, बैंक ने मेरा उतना पैसा काट दिया, दे दिया इलेक्ट्रिसिटी को पैसा, लेकिन अब तक मुझे मालूम नहीं है, तो मेरे यहाँ पे उसका एंट्री नहीं हुआ है, सो डिफरेंस आएगा। क्योंकि बैंक बोलेगी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000, मैंने, हाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है ना, तो बैंक बोलेगी मैंने आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000 पे किया। मैं बोल रही किधर पे किया, मेरे पास तो नहीं है, तो मेरे पास दिख रहा है कि 5000 है बैंक में, और बैंक बोल रही नहीं आपका 5000 खर्चा हो गया, तो डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। अभी मेरा एक ट्रस्टवर्दी कस्टमर है, ट्रस्टवर्दी मतलब बहुत अच्छा कस्टमर है, वो कहीं गांव में जाके बैठा, जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, वो कहीं गांव में अटक गया और उसने मुझे पेमेंट करना था, और वो बहुत सिंसियर और ट्रस्टवर्दी कस्टमर है। उसने क्या किया, जहाँ पे गांव में बैठा था उसमें से मेरा जो पेमेंट है मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, और उसके बाद उसके फोन का रेंज चला गया, तो उसने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। नाउ आई एम अनअवेयर अबाउट दैट, मुझे मालूम नहीं उसने पैसा दिया है। ओके, जब मैं बैंक में जाऊंगी तब पता चलेगा, या उसका फोन आएगा तब पता चलेगा, तो पासबुक में तो एंट्री आ जाएगा उसका, क्योंकि वो बैंक में एंट्री आ गया उसका, लेकिन हमारे कैश बुक में जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं वहां पे उसका एंट्री नहीं आएगा, उधर उसका एंट्री बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है। तो बैंक बोल रही है कि आपके अकाउंट में कस्टमर ने डिपॉजिट किया है पैसा, मैं बोल रही हूँ किधर किया, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो दोनों अमाउंट में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। देन डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगर मैंने कोई बिल डिसऑनर हुआ था और वो बैंक में डिपॉजिट किया था, डिस्काउंटेड किया था, और वो डिसऑनर हुआ, तो सबसे पहला एंट्री उसका बैंक में आएगा और उसके बाद मुझे पता चलेगा। तो वो जिसके लिए मैं अनअवेयर हूँ उसका मैंने एंट्री किया ही नहीं है, सो उसके लिए डिफरेंस आएगा। ओके, देन बिल फॉर कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा है, ये 12th में सीखा है ना, बैंक अपने ही बिहाफ पे बिल का पैसा कलेक्ट करती है, तो वो कैसा कलेक्ट किया, लेकिन अभी तक मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो बैंक में पैसा जमा तो हो गया लेकिन मेरे पास एंट्री नहीं आएगा। एरर्स एंड ओमिशन, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक में रिकॉर्ड हुए लेकिन बाय मिस्टेक, जैसे मैंने चेक डिपॉजिट किया लेकिन मैंने कैश बुक में लिखना भूल ही गई, तो उसे बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशन की वजह से भी बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस आता है। सो दीज आर द सम रीजंस जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। ओके, और ये डिफरेंस रिकंसाइल करने के लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, अभी अगर मैं बोलती हूँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, अगर मैं बोलती हूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक में क्रेडिट है तो पासबुक में दिखाएगा
इसलिए मैंने आपको बोला था पासबुक स्टडी करो घर पे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। जो नॉर्मल बैलेंस रहते हैं वो रहता है कैश बुक में डेबिट बैलेंस, ये नॉर्मल बैलेंस रहता है। और अगर कैश बुक में क्रेडिट और पासबुक में डेबिट बैलेंस आएगा, दिस इज योर ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये आपको ध्यान में रखना है अभी कैलकुलेशन के लिए, ओके। ये आपको कैलकुलेशन के लिए ध्यान